नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह का अनुमान एग्जिट पोल में था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। 160 सीटों पर अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 67 यानी 70 भी अभी तक नहीं पहुंच पाई। हम लगातार आपको बीच बीच में सबसे तेज सबसे सटीक तरीके से बताते जा रहे हैं कि कौन कहां से जीत गया। अभी जो ताजा जीता वो बता देता हूं। बिछिया से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है नारायण सिंह पट्टा, इनकी जीत हुई है। हालांकि जिस तरह से माहौल बीजेपी का चला, एक भी इलाका ऐसा नहीं है, ना ग्वालियर चंबल, ना महाकौशल, ना विंध्य, ना बुंदेलखंड, ना ही मालवा निमाड़ और ना मध्य भारत, जहां पर बीजेपी ने प्रभाव नहीं छोड़ा हो। तो बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तारुफ उनका मैं करा देता हूं। मंजरी जी हैं हमारे साथ, मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। स्वागत है मंजरी जी का। दूसरे हैं अजीत सिंह भदौरिया, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। अजीत जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं राजेश सिरोठिया, बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश जी का भी स्वागत। तो शुरुआत कर लेते हैं मंजरी जी से। आज तो बिल्कुल गदगद होने वाला दिन है। मंजरी जी, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कि जब तक मतगणना खत्म होगी तब तक ये बढ़ेगा, कुछ घटेगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हम पहले से ही आश्वस्त थे कि 150 के पार जो हमारा नारा था कि इस बार 150 से हम आगे जाएंगे, तो ये सामने दिख रहा है। और एग्जिट पोल ने भी जो बताया था वो एग्जैक्ट में बदलने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो मोदी जी का जो जादू है वो जनता के ऊपर चलता है और शिवराज सिंह चौहान जी की जो स्वीकार्यता है जनता के अंदर, वो सामने दिख रही है। तो मैं समझती जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व था, उनकी कुशल नीति और रणनीति और हमारी जो दोनों सरकारों की योजनाएं रही, जिन्होंने गरीब जनता के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई और विकास में नए आयाम गढ़े, तो मैं समझती हूँ। और इसके अलावा जो हमारा कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक का, उन सबकी परिश्रम की पराकाष्ठा है। इन सबको मिलाकर आज हम जो है प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अजीत जी, कहाँ हो गया नुकसान? क्या नहीं समझ पाए आप लोग इनकी कैंपेनिंग में, या फिर आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे कि भाई जनता जिता देगी, लेकिन जनता ने जिताया नहीं? देखिए आदरणीय प्रवीण जी, आप ने भी पूरा एनालिसिस किया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आपकी वरिष्ठता से, आपकी नज़र से चूका हो मध्य प्रदेश का। देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट थी। आज भी कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि जो मतगणना कर रहे हैं जो कर्मचारी, वो भी स्वयं ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बैलेट पेपर में भी आप देखेंगे कि मुझे जहाँ तक खबर है, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 20 में से 18 वोट कांग्रेस के पक्ष में जो एक सिनेरियो बना कर्मचारियों के मुंह से सुनने को मिला, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गया। परंतु बैलेट मतपत्र जब निकल के आए, उनकी काउंटिंग हुई सुबह के समय। ईवीएम की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हो कहीं आप? प्रारंभ अब वो क्या है क्या नहीं है ये तो राम जाने, परंतु ये अपने आप में चौंकाने वाला है। और उसके बावजूद भी आदरणीय प्रवीण जी, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदेश के विकास के लिए 18 साल में कोई काम नहीं हुआ। जो व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री है, केंद्रीय नेतृत्व उसका नाम नहीं ले रहा। मैं तो अपनी साथी जो भारतीय जनता पार्टी, मार्कशीट ला दिया। अब आप कह रहे हो कि ट्यूशन नहीं गया, क्लास बंक करता था, क्या लेना देना उससे? मार्कशीट ला दी ना उनने अभी तो। नहीं, अब मार्कशीट कैसे लाई यही विचार नहीं है ना। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में इनके नेता जब डिग्री ला सकते हैं, तो ये रिजल्ट कैसे आया, ये भी अपने आप में शोध का विषय। ठीक है, राजेश जी को इन कर लेते हैं। राजेश जी, आपको इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद थी? ये लग रहा था कि कांटे का मुकाबला है, फंसा हुआ है, ऐसे एक तरफा हो जाएगा, आपको उम्मीद थी? देखिए, फंसा हुआ तो मुझे शुरू से ही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि 140 प्लस के आसपास कोई अगर रहेगा, तो मैं भी नहीं 118 से 140 के आसपास तक जो है जहाँ रहेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जहाँ अगर मैं शुरू करूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की 2018 के पहले 13 की हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को जो अरुण यादव जो एक ओबीसी नेता थे, उनको अलग करके कमलनाथ ने जो फ्रेंचाइजी ली, आईपीएल टीम से अगर हम तुलना करें प्रदेश कांग्रेस की, तो उसकी फ्रेंचाइजी ली किसने? कमलनाथ जी ने। उसमें जो है मेंटर के रूप में भूमिका की तलाशी किसके लिए? दिग्विजय सिंह जी के लिए। और उनके स्टार प्लेयर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जब चुनाव तीनों के मिलके जब बहुमत के करीब कांग्रेस पहुंच गई, उसके बाद में मेंटर और प्लेयर फ्रेंचाइजी ने मिलके स्टार प्लेयर को आपने दरकिनार करना शुरू किया। और जब वो वहाँ से छोड़ के चले गए तो उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। कल तक उनको गद्दार कहा जा रहा था।
तो इस चुनावी नतीजे ने एक तो पहली चीज़ ये बता दिया ग्वालियर चंबल में कि वो गद्दार नहीं है, वो खुददार हैं, और उन्हें खुददारी के कारण छोड़ा था, गद्दारी के कारण नहीं छोड़ा था। नंबर पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि 1993 में जब कमलनाथ ने पहली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, तब वो अर्जुन सिंह सरीखे विद्वान और बहुत दूरदृष्टि नेता थे, जिन्होंने एक साफ शब्दों में कमलनाथ को कह दिया था कि आपको मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कमलनाथ के दिमाग में वही टीस बनी रही कि वो मध्य प्रदेश की जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता कैसे बनाए। लेकिन इस चुनाव में क्या था कि वो फ्रेंचाइजी तो उनके पास थी, मेंटर भी उनके पास में दिग्विजय सिंह के रूप में था, लेकिन उनका स्टार प्लेयर गायब था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो युवा चेहरों को आगे लाना चाहिए, उन किसी भी युवा चेहरे को आपने चुनाव प्रचार में आगे नहीं आने दिया, चाहे वो जीतू पटवारी हों, चाहे कुणाल चौधरी हों, चाहे जयवर्धन सिंह हो या प्रियव्रत सिंह हो, वो भी चुनाव हार गए। इसी तरह कई वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी जो है जिस तरह की चीज़ें हुई, और जो टिकट वितरण में, मतलब मैं खास तौर से जो बहुत बारीकी से 2003 से इन चुनावों को देखता हूँ मध्य प्रदेश के, तो मुझे लग रहा था कि 230 में से 100 टिकट तो कांग्रेस ने ऐसे बांट दिए, जिसको आप सर्वे के आधार पर टिकट की बात कर रहे थे, वो सर्वे के बजाय सर्वा के टिकट ज़्यादा दिख रहे थे। 100 टिकट पर तो आपने पहले ही लड़ाई आपने हार गए थे। अब 130 में आप जो लड़ाई लड़े हैं, उसमें से जितनी आप जीत पा रहे हैं वो जीत पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं तो लगातार आपको दर्शकों को अपडेट भी देते जाऊं। हालांकि मैं कभी भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चूंकि लगातार अपडेट हो रहा है तो एक ही जरिया बच जाता है हमारे पास, जिससे हम आपको बताते रहें कि भाई अभी तक कांग्रेस से जो अच्छी खबर है वो चुरट से आ रही है कि अजय सिंह बहुत ज़्यादा मार्जिन से आगे तो नहीं है, लेकिन 4,933 वोट से आगे है। रायसेन की सांची विधानसभा से प्रभुराम चौधरी बहुत मार्जिन से आगे हैं, 31,732, और 11 राउंड की गणना हो गई, यानी मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल वहां पर होगा। ऐसे ही अलग अलग मार्जिन की जो विक्ट्री है वो हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। एक बार फिर मंजरी जी को इन कर लेते हैं। मंजरी, उम्मीद थी आपको, और अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो चला क्या, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व स्वीकारता है, और मैं समझती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मन में मोदी है, बच्चे बच्चे के मन में मोदी है, तो इसलिए एमपी के मन में भी मोदी है। रही बात आपने कहा कि लाडली बहना की, तो लाडली बहना का तो असर रहा ही, लेकिन जो 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो वहां से जब क्रमबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए जो योजनाएं आई, चाहे वो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हो, शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए हो, और चाहे राजनीतिक रूप से नेतृत्व देने की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़कर काम किया। चाहे वो आज वो नारी बंधन तक जो बिल आया वहां तक आप देख ले, तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बेटी बचाओ से लेके और लाडली लक्ष्मी से लेके हर, आप देखिए छोटी से छोटी, इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सरकार रही, लेकिन आप सोचिए एक बुनियादी जरूरत थोड़ा सा रोक दे रहा हूं, और ये हो सकता है आपके लिए जल्दी खुशखबरी भी आ जाए, और अपडेट करना मेरा जरूरी है कि बुरहानपुर में के नेपानगर में 20 राउंड की जो गणना है वो हो गई, और मंजू दादू जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो 40,832 वोट से आगे चल रही है। यानी अब आपके 1-2 राउंड और बचे होंगे, कोई गुंजाइश मुझे लगता नहीं है कि अब इन्हें कोई पछाड़ पाएगा। जी, बात पूरी। तो देखिए, ये वही देखिए, आप 40,000 से मतलब कितनी बड़ी बड़ी लीड ले रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो योजनाएं रही, तो मैं ये आपको बता रही थी कि हिंदुस्तान में एक छोटी सी जरूरत, शौचालय जैसी चीज जरूरत कांग्रेस ने कभी नहीं समझी, जो सबसे ज्यादा इस देश पे राज करती रही, वो यदि किसी ने समझा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। तो ऐसी छोटी से छोटी योजनाएं, गोद भराई से लेकर जननी सुरक्षा से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर हर तरीके से आज नारी शक्ति को बढ़ाने का जो काम किया, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का जो काम किया है, मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसीलिए मतदान केंद्रों पर आपको जो भीड़ अजीत जी, आपके जो आगे चल रहे हैं, मतलब ये हाथ में ही लगातार आते जा रहा है अपडेट, ये मेरा कोई पैदा किया हुआ आंकड़ा नहीं, आपके जो लोग आगे चल रहे हैं बहुत कम मार्जिन से, जो इनके आगे चल रहे हैं वो भारी भरकम मार्जिन से, तो इसका मतलब जो आप कह रहे थे कि भी पब्लिक हटाना चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये कुछ था नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। तो अगर बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा क्लेम करते थे कि लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड इससे ज़्यादा होगा क्या? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब
आंकड़े जब सामने आ रहे हैं उसमें हम और आप कर क्या सकते हैं। ठीक बात। ये जो विक्ट्री आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को नहीं सोच रहे होंगे कि अगर ईमानदारी से बीडी शर्मा जी से पूछा जाए, शिवराज जी से पूछा जाए, या दूसरे जो जिन नेताओं पर जिम्मेदारी थी उनसे पूछा जाए, तो वो स्वयं आश्चर्यचकित होंगे। ये परिणाम आदरणीय प्रवीण जी निश्चित रूप से जो आने जा रहे हैं ये अपने आप में आश्चर्य प्रकट करते हैं। प्रदेश का जब जनता, जो मतदाता जो वोट दे रहा है, मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, वही जब आश्चर्यचकित है तो फिर हम और आप क्या चाहिए। एक बार राजेश जी को इन कर लेते हैं। हालांकि मुझे हैरत है, हमारी टीम बहुत सजग है। जैसे मैंने 20वें राउंड की गणना भी आपसे थोड़ी देर पहले फ्लैश कराई, लेकिन दतिया क्यों स्लो चल रही है काउंटिंग ये मुझे पता नहीं। 4 दौर के अभी तक फिगर आए हैं दतिया से, और जो नरोत्तम मिश्रा है वो 5588 वोट से पीछे चल रहा है। राजेश जी को इन करते हैं। राजेश जी, दिमनी और दतिया पर आपकी टिप्पणी दोनों दादा से। देखिए, चंबल और ग्वालियर, अजीत सिंह जी मेरे से सहमत होंगे, ये और बिंद, ये 2 मध्य प्रदेश के बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड इलाके हैं। यहाँ पे जनता का मूड कब कहाँ कैसे बदल जाता है और किससे मिजाज बदलता है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है अंतिम क्षणों तक। और वहाँ पर कुछ हालात, स्थिति, परिस्थितियाँ इस तरह से रहीं या बनती रहीं कि वो मामले फंसने थे। और ये पहली बार नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर जी या पिछली बार भी नरोत्तम मिश्रा जी कोई बहुत आसानी से चुनाव जीत गए, ऐसा नहीं था। वो जो है वो चीज़ें पिछले बार भी थी मौजूद, और पिछले और चुनाव में भी मौजूद थी, और वो अभी भी मौजूद कर रही हैं। तो इसलिए जो है ना, ये मुझे कोई अप्रत्याशित नहीं लग रहा है वहाँ का। एक जल्दी से फिगर देके हम छत्तीसगढ़ चलेंगे। वो फिगर यह है कि रहली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव 55,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। केवल 13 राउंड की गणना हुई है, मतलब ये कहां जाके ठहरेंगे आप अंदाज लगा सकते हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी रायपुर से कुछ गेस्ट हैं। अवधेश, ओवर टू यू। तुम, आपके यहां भी बड़ा फेरबदल हो गया, उठापटक हो गई छत्तीसगढ़ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बेहद शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अब तक के आंकड़े आए हैं, देखिए 1:15 बज चुके हैं, और माना जा रहा है कि अब इसमें बहुत ज्यादा जो परिवर्तन है वो शायद ना देखने को मिले। लेकिन एक बड़ी बात और, एक जो अभी इंटरनल कह लीजिए, या फिर इनका जो मंथन निकल के सामने आया है कि लगभग 20 सीटें ऐसी है जहां पे 1000 से लेकर 2000 के बीच में जो है बीजेपी आगे चल रही है। तो अभी भी कुछ हड़बड़ी हो जाएगी कुछ फाइनल कमेंट करना जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, लेकिन कुल मिला के ये है कि अभी जो अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि कोंटा से मंत्री कवासी लखमा 2500 वोटों से वो आगे हो चुके हैं। लेकिन उनके अलावा बाकी सारे जो मंत्री जो लगातार पीछे चल रहे थे वो अभी भी पीछे बने हुए हैं, वो अभी तक गैप को जो है वो पूरा कर नहीं पाए हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे जो स्थितियां नजर आ रही है, जो सामने अब तक के आंकड़े निकल के आए हैं, क्या इस पे कहेंगे कहां चूक हो गई कांग्रेस से? अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जैसा कि आपने ही कहा, और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 4 से 8 राउंड की पोलिंग चल रहा है, जबकि 20 से 22 राउंड होना है। तो अभी कई फेरबदल की संभावना हमको तो अभी भी है कि हम बहुमत से आ सकते हैं। और रही बात कि जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो सिर्फ एक तरफा बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहे हैं उससे हम लोगों को तो, अगर बहुमत पाते भी हैं, मार्जिन बहुमत पाते हैं, या फिर कुछ सीट और ज्यादा बढ़ती है, तो भी हमको आकलन करना पड़ेगा कि हमसे गड़बड़ी क्या है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ था नहीं, सरकार ने काम किया था, हम दिल से मानते हैं कि सरकार ने काम किया था। अब शायद कोई ब्रेकिंग, हालांकि ये विषय की मैं पहले से बता चुका हूं आपको कि नारायण पटनायक जीत चुके हैं। मतदाता चले गए, इस पर हम बात पूरी करिए प्लीज। आप बिल्कुल संदीप जी, आप कंप्लीट तो कर लीजिए। उसमें जो है हमको अगर 4-5 सीट या पाके हम आगे आ भी जाते हैं तो भी हमको आकलन कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बड़ा विश्वास था कि हम कम से कम 65 सीट से आगे, 60 सीट से आगे पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पहले राउंड का ट्रेंड के बाद जो ट्रेंड बदला है, बिल्कुल सही। उस रुझान को तो हमको अभी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब तक परिणाम फाइनल ना आ जाए। बिल्कुल। उचित जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, अब तक के जो टैली, अब तक के जो आंकड़े हैं,
कैसे इसे डिकोड करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के मन में क्या था ये वोटर अंतिम दिन तक साइलेंट रहा। और आज जो परिणाम आ रहे हैं, आज जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी 55 सीटों पे आगे चल रही। हालांकि हमने एक एनालिसिस बताया कि कमोबेश 20 ऐसी सीटें हैं जहां पे मार्जिन जो है 1000 से लेके अधिकतम 2000 वोटों तक का है। कड़ी टक्कर की तो यहाँ बात की जा रही थी। आप यहाँ एक तरफा जिस तरीके से बात हम उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा अपर एज पे है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, लेकिन छत्तीसगढ़ की जब भी बात हो रही थी तो ये टक्कर की बात हो रही थी। लेकिन बहुत अच्छी यहाँ पे प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप सोचिए कि 14 सीट पे जो पार्टी हो और आज 54-55 पे एक्सपेक्टेशन हो, तो नो डाउट कि यहाँ तारीफ भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने तमाम तरीके से राजनीति से और कूटनीति से जो काम किया, मनसुख मंडाविया जी ने, टोपी माथुर जी ने, जामवाल जी ने, जो केंद्रीय इकाई जिस तरीके से लगातार पिछले 6 महीने से राजधानी में मुकाम बना के उन्होंने अपनी स्थिति को जो बना के रखा, नो डाउट की बहुत अल्टीमेट कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो एक गजब का। एक्सपेक्टेशन थी कि कड़ी टक्कर होगी, लेकिन इतना गैप होगा नहीं उम्मीद थी। ये क्लोज फाइट थोड़ी सी होगी। आप देखिए कि कुछ 55 सीट आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिएक्शन है और शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय का भी रिएक्शन है। दिखाते हैं आपको। सिंधिया जी मौजूद है। सर, जनता ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया आपको। मैं मध्य प्रदेश की जनता को नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उनके पैर में छूता हूं कि जितना आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया है, हम जिंदगी भर ये ऋण को चुकाने में असमर्थ रहेंगे, लेकिन विकास और प्रगति में पूर्ण मेहनत और मशक्कत हम लोग करेंगे। ये विश्वास हम लोग दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव जीता गया है। और राज्य में शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में ये चुनाव जीता गया। लाडली बहना का सर, अरे गेम चेंजर रहा है, पूर्ण गेम चेंजर रहा है लाडली बहना, इसमें कोई दो राय नहीं, पूर्ण गेम चेंजर रहा है। बिल्कुल लाडली बहना योजना थी जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर। कर लेता हूं यहाँ पे राय जी इसी मसले पे बात। अब इनकी भूमिकाओं पे बात कर लेते हैं भाई। अब तो बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन मुझे दिखता नहीं है। जो फिगर आ रहा है 160 से नीचे जाएगा नहीं, या जाएगा तो भी कम से कम हारने वाली पोजीशन में तो नहीं जाएगा। जाहिर है गवर्नमेंट बना रही बीजेपी, तो फिर इन सब की भूमिका कैसे देखते हैं आप? बड़े नेता जो आ गए थे मैदान में। सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें, जमीनी आकलन क्या था ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो हमने मतलब सर्वे को भी 2 दिन पहले लिखा था कि ये सतही सर्वे का क्या आधार, सट्टा बाजार या सत्ता की सरकार। ये मैंने पहले लिखा था कि ये सर्वे जो है वो उनका मेथोडोलॉजी जो है बहुत प्रॉपर नहीं है, तो उसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली क्या सोचती है या तो भगवान जानता है या मोदी शाह जानते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहाँ शुरू होती जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती। तो इसलिए मैं इस बारे में ना ही कुछ कहूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवराज जी का कमेंट एक बार आपको दिखा सकते हैं, अगर संभव हो पीसीआर दिखाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन इतनी अभी तक के रुझानों पर। जनता को मैं प्रणाम करता हूं, वही हमारी भगवान है। सर, लाडली बहना योजना का कितना असर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस उसको लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही थी। एक तो मोदी जी की गारंटी पर जनता का भरोसा, अगाध प्रेम और विश्वास है, और दूसरे मध्य प्रदेश का जो इंफ्रा बना है वो डबल इंजन की सरकार के काम और लाडली बहना को आशीर्वाद। सर, जनता फिर से शिवराज को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है, ये मांग उठ रही है। हम लोग बाहर थे, वहाँ भी जनता यही मांग उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा। बिल्कुल, ये थे शिवराज। तो बहुत चतुराई से आपने देखा। मैं जो सहयोगी है मनोज, उन्होंने पूछा कि भाई जनता देखना चाहती है, क्या करना। जाहिर बात है कैमरे पे कैसे कहेंगे शिवराज जी, लेकिन आपने देखा कि लाडली बहना को लगातार जो क्लेम है वो जा रहा है। सिंधिया जी ने भी दिया, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही दिया। मंजरी जी, आप मानती है कि पूरा गेम चेंजर लाडली बहना ही थी या बाकी और भी कोई फैक्टर रहे होंगे?
बिल्कुल, मैं नहीं, सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में लाडली बहना का असर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरा एक और चीज़ रही कि कांग्रेस जो नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ी और हम सकारात्मकता के साथ चुनाव लड़े हैं। जैसे हम जनता के बीच में जा रहे थे तो हमने क्या किया और क्या करेंगे हम ये रख रहे थे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक ही, उनका कोई विजन नहीं था, वो सिर्फ एक बात रख रहे थे कि हमारे नेताओं को गाली दे रहे थे और हमारी पार्टी को कोस रहे थे, अब शब्द कहे जा रहे थे। तो ये नकारात्मकता जो थी इनके चारों तरफ बनी रही और उसको जनता ने देखा। तो मैं समझती हूँ जनता ये जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। वहीं हमारे नेता जनता को भगवान समझते हैं, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि जनता हमारे लिए भगवान है, हम उनके कदम चूमते हैं। तो निश्चित तौर पर ये भावना है, ये सकारात्मकता है और ये सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए रोकूंगा मंत्री जी को कि महिला और युवा दो पर फोकस किया गया था कि क्या करते हैं। कार्तिकेय भी बहुत पर्दे के पीछे से बहुत तेजी से लगे रहे, क्या उन्होंने रिएक्ट किया चुनाव के बाद, इस नतीजों के बाद, सुनाते हैं आपको। लाडली बहनाओं का जादू चला है और प्रधानमंत्री जी का जादू चला है। ये बताइए कि किस तरीके के समीकरण कांग्रेस बना रही थी, क्योंकि वो कह रही थी 132 सीटें आएगी। पहले से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और वो हो गई है। ये एमपी के मन में शिवराज तो थे, लेकिन मोदी का नारा ज्यादा गूंजा। एमपी के मन में मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं इस देश के, और प्रदेश में जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में काम किया है, उसके कारण हम लोग जीते हैं। शिवराज जी, आपके पापा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये मांग उठ रही है। यहाँ पे पापा बेटा मत करिए, हमारे नेता हैं वो आज, और सार्वजनिक रूप से वो मेरे नेता रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध हमारे बाप बेटा के हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका फैसला पार्टी करेगी। लाडली बहना का जादू यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस तरीके से कहा भी जा रहा था। वोटिंग पर करोड़ों लाडली बहनाओं के आशीर्वाद के कारण आज ऐसी प्रचंड बहुमत 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लाडली बहना का। तो एक ब्रेकिंग आपको और दे देते हैं और उसको उस पर डिस्कस करेंगे रायपुर जाने से पहले। वो ये है कि जिन 7 बड़े नामों को उतारा था बीजेपी ने, 7 बड़े चेहरे थे, उनमें एक चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से खड़े हुए थे, लगभग हार के करीब हैं। 18वें राउंड में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चैन सिंह बरखड़े, वो निर्णायक बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी बात है, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में माहौल चल रहा हो तब ये 3 नाम, मतलब हमने जिनका जिक्र किया, एक नरोत्तम मिश्रा, एक नरेंद्र सिंह तोमर और एक फग्गन सिंह कुलस्ते, क्यों फंसे हुए थे जब पूरी जगह बहुत मार्जिन से चल रहा था, इस पर आगे बात भी कर लेंगे। लेकिन ट्राइबल का बड़ा चेहरा बताते हुए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था, उनको निवास भेजने का उद्देश्य भी यही था कि आसपास के भी मंडला, डिंडोरी, उमरिया, सिवनी, बालाघाट जितने भी जिले वहां असर होगा, लेकिन वो लगभग हारने की कगार पर पहुंच गए। राजेश जी की टिप्पणी लेते हैं इस पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेताओं को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। 21 या 23 जुलाई को ग्वालियर प्रियंका गांधी आती हैं और उन्होंने बहुत ही, मैं प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के मुकाबले 5 से 10 गुना ज़्यादा बेहतर नेता मानता हूँ, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करती हैं और फोकस्ड वर्किंग पे बात करती हैं। और उन्होंने साफ चीज़ कर दी थी कि 2003 में जिस तरह से बीजेपी ने केवल और केवल दिग्विजय सिंह को टारगेट किया था उनकी सरकार को, वही प्रियंका यहाँ पर गुरु मंत्र दे के गई थी कि आपको केवल बीजेपी और शिवराज सिंह को आपको करना है, ना आपको सिंधिया को देखना है, ना कैलाश विजयवर्गीय को देखना है, ना किसी और को देखना है। लेकिन कांग्रेस इसको फॉलो नहीं कर पाई, नंबर 1 चीज़। तो ये कारण बहुत बड़ा ये रहा कि आपने उसको फॉलो नहीं किया। फिर आप जो है हर चीज़ में टिकटों की मनमानी चलती रही। हमें अपनी खुली आंखों से दिख रहा था बीजेपी ने, मैं कहता हूँ खुद बीजेपी ने 30 से 35 टिकट गलत बांट दिए थे, जो कि जनता को स्वीकार्य नहीं थे। मंजरी जी भी इस बात को जानती है। लेकिन कांग्रेस ने जो मैंने कहा ना कि 100 के ऊपर जो टिकट गलत बांटे, उसमें भाजपा के जो गलतियां हैं वो छुप गई। और जो लाडली बहना की जो आप बात कर रहे हैं, और लाडली बहना की, तो मध्य प्रदेश में पहली बार 75 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा वोटिंग किया। 77 सीटें, है ना, 77 सीटें। उनमें 7 सीटें ऐसी थी जहां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। तो करीब 10 से 12 जिलों में महिलाओं ने अच्छी खासी संख्या में वोट किया, और वो दिखाता है कि उन 10-12 जिलों में तो लाडली बहना योजना ने फायदा किया है। रिएक्शन अजीत जी का ले लेते हैं, फिर चलेंगे रायपुर। अजीत जी, लगता है आपको कि ठीक से पढ़ नहीं पाए आप लोग लाडली बहना या बाकी सभी योजनाओं को? देखिए आदरणीय प्रवीण जी, पढ़ तो हालांकि मैं भी नहीं पाया। देखिए,
परिणाम भला तो सब भला, मतलब अंत भला तो सब भला। परिणाम अगर आपके पक्ष में आ रहे हैं तो कोई भी निर्णय हो, कोई भी चीजें हो, सब उसके फेवर में चली जाती हैं। अगर परिणाम नकारात्मक आता है तो जो चीजें अच्छी रहती हैं वो भी नकारात्मक। हमारी भारतीय जनता पार्टी की साथी अभी कह रही थी कांग्रेस पार्टी नकारात्मक था। अरे 2013 के बाद से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने अब देश के अंदर जितना राजनीति में, लोकतंत्र में भाषा का स्तर गिराया, उतना तो आज तक किसी ने गिराया ही नहीं। मध्य प्रदेश में क्या नहीं कहा, इतने बड़ा नेतृत्व होने के बाद इतनी हल्की बातें महिलाओं के बारे में या किसी भी नेतृत्व के बारे में वो कहने लायक नहीं है। हैं, वो कहने लायक नहीं है। बताइए ना महिलाओं के बारे में। कांग्रेस नेत्रियों के बारे में, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी के बारे में हमेशा कहा। आप अपना अपग्रेड हो जाइए। वो अब मैं मध्य प्रदेश की स्पीच दिखा दूंगा अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की, दोनों जनों की। परंतु ये चीज सत्य है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वीकार कर लिया, देखिए, कि लाडली बहना के कारण, तो लाडली बहना योजना किसकी थी? शिवराज सिंह सरकार की। तो मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वीकार कर रहे हैं कि शिवराज सिंह ही अगले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सबसे पहला सवाल तो ज्योतिरादित्य जी को ये देना चाहिए। अरे आप अपना मुख्यमंत्री देख लो भाई, अपनी पार्टी। एक बार रायपुर चलते, बहुत देर नहीं गया, माफ कीजिए, रायपुर चलते हैं। उदय, ये उम्मीद थी लोगों को बीजेपी इस तरह से आएगी, और उसके बाद आप अपने गेस्ट के साथ चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद इस कदर नहीं थी कि बीजेपी जो वर्तमान टैली है 55 तक पहुंच जाएगी। इतना जरूर था, चाहे हम एग्जिट पोल की बात कर ली जाए या राजनीतिक गलियारों के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे जब भी चर्चा हुई तो वो जरूर कहते थे कि फाइट तो जो है वो नेट टू नेट है। मतलब ये कि 40 से 45 तक बीजेपी भी आ सकती है, और कमोबेश इतनी जो है कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को हमेशा एज पे बताया गया, लेकिन आज सवेरे से चाहे डाक मतपत्र की गिनती हो, चाहे पहले राउंड की गिनती हो, या अभी 12वें से 13वें राउंड की गिनती हो, बीजेपी जो एक पिकअप पकड़ी है, दिन बढ़ने के साथ साथ, सूरज चढ़ने के साथ साथ उनका ग्राफ लगातार चढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरगुजा हो या बस्तर हो, बीजेपी अपनी बातों को अब तक जो नजर आ रहा है पहुंचाने में कामयाब हुई है। लेकिन अभी भी तकरीबन 15 सीटें ऐसे जहां पे जो अंतर है महज 500 से 700 सीटों का, वोटों का अंतर है। मैं उचित जी का रुख करूंगा। उचित जी, 2018 के चुनाव परिणाम ने सरगुजा रीजन को लेकर खास करके यह कहा कि ऐसा परिणाम ना तो भूतो ना तो भविष्यति, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है कि 14 में से केवल 1 सीटों पर, केवल जो मैं कहूंगा कि मनेनगढ़ की जो सीट है, केवल वहां पे कांग्रेस आगे है, बाकी सारे जगह पे बीजेपी आगे है। मतलब 13 जगह पे बीजेपी आगे है। तो भूतो न भविष्यति में से तो वर्तमान फिर से वही दोहराया जा रहा है। टीएस सिंहदेव खुद 7000 वोटों से पीछे है। बस्तर का और सरगुजा का 2 जगह का ट्रेंड, वो जब भी जिसको देती है बम्पर, आप एक साइड जाती है। आप देखिए कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने आधा आधा बांट के किसी को दिया है। आप पिछली बार भी देखिए कि 14 की 14 सीट कांग्रेस के पास थी, 12 की 12 सीट आप बस्तर की उनके पास थी। लेकिन अभी देखिए कि जिस ट्रेंड जा रहा है वो 13 सीट, इनफैक्ट बाबा, जो मैं कहूंगा कि वहां के उस सरगुजा क्षेत्र के सबसे बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो बहुत तकलीफ है, वो पीछे चल रहे हैं। ओवरऑल हालांकि बात अलग है। अवधेश जी, मैं शायद उतना अपडेट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनिला भेड़िया, पूरे मंत्री में अनिला भेड़िया है जो आगे चल रही है, बाकी मंत्री है वो लगभग पूरे पीछे है। एक आप देखिए अनिला भेड़िया है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, जबकि पूरे राजनीतिक समीकरण में माना गया कि अनिला भेड़िया शायद चुनाव हार जाएगी। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। पूरे कैंपेनिंग में माना गया कि अनिला भेड़िया चुनाव हारेगी, लेकिन वो आगे चल रही है। सबसे और इकलौती मंत्री मुझे दिख रहे हैं भूपेश बघेल जी भी कंफर्ट विक्ट्री के साथ अभी आगे नहीं है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जो है बहुत मार्जिन के साथ आगे है, लेकिन अनिला भेड़िया जो है लगभग 6-8 हजार वोट से, बिल्कुल 4401 वोटों से आगे चल रहे हो, मात्र 4401 वोट से। जी, तो वही कह कि जब पूरी की पूरी कैबिनेट का ये हाल है, तो आप समझिए कि ये पिछले 2018 का याद कीजिए कि जब पूरे के पूरे कैबिनेट जहाँ पे हारती हो कुछ लोग को छोड़ के, वही हाल अभी इस तरफ हो रहा है। हमने जरूर बहुत टफ कंपटीशन इसको कहा था, मेरी और आपकी कई बार चर्चा भी हुई। तो बहुत, मैं मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह इसको एक भाजपा को एज नहीं दे रहा था, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ नेक टू नेक फाइट थी, और भाजपा को थोड़ा सा पर इस पे कि भाजपा 48-49 के आसपास आएगी, लेकिन इस कदर आगे आएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। इस पे कई कारण हो सकते हैं कि इस पे लेकिन उचित जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ जो, अगर चूक की बात की जाए
कहां पे वो बड़ी चूक हो गई कांग्रेस से कि इतने पीछे रह गई, तब जब पूरा जो चुनाव है वो दो नारों के साथ, एक तो भूपेश है तो भरोसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ की अस्मिता, इन दो बातों पे चुनाव हुआ और कांग्रेस इतने पीछे हो गई। अब तक मौजूदा स्थिति में कहां चूक हो गई? मैं संदीप जी के पास लौटूंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन एक बार आप जवाब दे दीजिए। देखिए ये वो मुद्दे हैं जो पूरे के फ्लोट नहीं हो पाए। मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट जो भाजपा की तरफ गया वो उन्होंने लाडली बहना योजना का जो रेप्लिका उन्होंने छत्तीसगढ़ में लेके आए, वो एक कारगर साबित हुआ। दूसरा, कांग्रेस हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंस में यहां दिखी। और तीसरा, भ्रष्टाचार का जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की और जो भ्रष्टाचार की चीजें नीचे स्तर में प्रचार प्रसार किया गया, बिल्कुल सही। और जो जिस तरीके से कांग्रेस भाजपा के जो शीर्ष नेता लगातार यहाँ मुकाम करके रायपुर में बैठे रहे, जामवाल जी, माथुर जी, मनसुख मंडाविया जी, तो इनकी जो रणनीति है वो बहुत कारगर साबित हुई और वो गेम चेंजर के रूप में आप इनको देख सकते हैं। बिल्कुल सही। रोकूंगा क्योंकि दो बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देता हूं। एक तो अपने दर्शकों को बता देता हूं कि हमारे रतलाम अर्बन यानी रतलाम शहर से जो कैंडिडेट थे चेतन कश्यप, वो लगभग 60,000 वोटों से जीत गए। बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो जीत गए। और पन्ना से बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह लगभग 18,000 वोटों से जीत गए। हालांकि अभी वहां जीत गए इसलिए मैं कह रहा हूं कि डाक मतपत्र की गणना बची है, लेकिन कुल जमा 2100 वोट हैं, तो जाहिर बात है कि 18,000 को तो वो माइनस कर नहीं पाएंगे, तो हम उन्हें जीता हुआ मान लेते हैं। अवधेश प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सर। संदीप जी, कवर्धा पंडरिया की बात और साजा की बात इसलिए करनी आवश्यक होगी क्योंकि एक वैसा जोन क्रिएट किया गया जहां पे वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश की गई और मौजूदा स्थिति जो है, जो टैली बता रहा है कि मोहम्मद अकबर, जिन्हें कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा चुनावी प्रबंधक माना जाता है, वो 13,000 वोटों से पीछे चल रहे। साजा में रविंद्र चौबे मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, वो लगातार पीछे चल रहे। पंडरिया में भावना वोरा लगातार आगे चल रही है। संदीप जी, जो एक धर्म के नाम से जो माहौल बनाया गया, उसको कहीं न कहीं तो उसका प्रभाव पड़ा है और ये राजनीति में होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है ऐसा लग रहा है और उसका इफेक्ट भी हुआ है ऐसा लग रहा है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो चुनाव आते आते जिस प्रकार से ईडी ने घेराबंदी किया और करप्शन को एक मुद्दा बनाया, वो उसको हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जनता को पहुंचा नहीं पाए। और साथ ही साथ जो हमारी कई योजनाएं हैं जिसको हम जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं बता पाए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे योजना चल रही थी जिसको हमको और भी आगे लाना था और बताना था। और साथ साथ आप जो एक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो धार्मिक पोलराइजेशन का कहीं न कहीं असर हुआ है, क्योंकि इस बीच जो है बिलासपुर के जो प्रत्याशी हैं वो एक कास्ट के उसका पैर धो रहे थे, तो उसको जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रचारित किया, वो वीडियो वायरल किया, सबसे बड़ा बीजेपी अपना चुनाव का जो कैंपेन कर रही थी वो फ्रंट में आके कर रही थी, लेकिन साथ साथ इनका जो वीडियो का सामग्री जो वायरल हो रहा था, कोई माने ऐसा भी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपको रोकूंगा, एक बड़े अपडेट के साथ दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। उचित जी, आप भी जरा इस बात को अच्छे से सुनिएगा, इस अपडेट को, कि लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के पीछे हैं, उनके जो आंकड़े हैं वो कंपाइल होकर आ गए कि टीएस सिंहदेव 8,169 वोट से पीछे, ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री है 5,900 वोट से पीछे, अमरजीत भगत खाद्य मंत्री है, कद्दावर मंत्री है 8,000 वोट से पीछे, रुद्र कुमार 5,000 वोट से आगे, शिव कुमार डहरिया रायपुर आरंग से। कहा गया कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया सुखवंत साहब को वहां पे चुनावी मैदान में उतार के, लेकिन वो भी 5,000 वोट से पीछे चल रहे। जयसिंह अग्रवाल को भी मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है, अगर वो लखनलाल देवांगन के सामने 13,000 वोट से पीछे चल रहे हैं तो वास्तविक में कहीं तो बड़ी चूक कांग्रेस से हुई है। रोकूंगा उदय साहब को, कुछ ब्रेकिंग हमारे यहाँ की भी है जबलपुर की, उसके बाद राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश जी, 8 राउंड की गणना जबलपुर में हो गई। पाटन से बीजेपी 18,334 वोट से आगे है, मतलब अब 8 राउंड के बाद मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ होगा। बरगी 32,558 वोट से आगे, ये माना जा रहा था कि शायद जीत जाएंगे वहां कांग्रेस, बीजेपी आगे है, कैंट भी आगे, और एक महत्वपूर्ण है सांसद राकेश सिंह वाला, ग्वालियर पश्चिम की सीट 23,000 से आगे चल रहा है, यानी तरुण भानोत के हारने की संभावना है। देखिए, जब से जो चौंकाने वाले जो जबलपुर के आप परिणाम बता रहे हैं, तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाडली बहना ने जिन जिलों में ज़्यादा असर डाला है
उनमें जो जबलपुर का जो ग्रामीण अंचल है या जबलपुर पश्चिम या ये सब चीज़ें जो हैं या सिहोरा की सीट है, ये सीटें ये सब लाडली बहनों वाली योजना है। मैंने वहाँ पर जो 27 नवंबर को अपडेट लिया था पूरे प्रदेश का, उसके बाद की जो रिपोर्ट आई उनमें जो आपके जो ग्वालियर के भितरवार की सीट जो है कि लाखन सिंह यादव हार रहे हैं या ये अपने राकेश सिंह जीत जाएंगे, तो ये चौंकाने वाले ये नतीजे थे। एकता ठाकुर हार जाएगी, तो वो लाडली बहना योजना ने निश्चित रूप से उस पर असर डाला है। एक बार अजीत जी को इन करते हैं। अजीत जी, ट्राइबल नाराज, पहले ये जो इनपुट आ रहा था कि भाई शायद ट्राइबल नाराज, बीजेपी भी काम कर रही थी, इसलिए हम लोगों को और लग रहा था कि वाकई नाराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जा रहे हैं, मंडला जा रहे हैं, जो उनके सेकंड पावरफुल लीडर हैं वो जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह पे कर रहे थे, तो कहाँ नाराज, मतलब अगर नाराज था बीजेपी से तो ये तो गया तो नहीं साथ। ज्यादातर जिलों से ऐसे ही रुझान आ रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं मैं। एक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि सारा वर्ग नाराज। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं महिला अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, महिलाएं नाराज। आप देखिए, भले ही 3 महीने पहले लाडली लक्ष्मी दी गई हो, उससे उनका फायदा मिल रहा है, जो परिणाम बता रहे हैं वो अलग बात है। युवाओं के साथ लगातार छल हुआ, व्यापम से लेके आप पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख के पद बिक रहे हैं, तो ये सब एक बहुत बड़ा वर्ग। पीएससी में घोटाला हो रहा है, पीएससी की परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मतलब उसके बावजूद भी आपकी खुशखबरी वाली एक घोषणा दे देता हूं, दर्शकों के लिए जरूरी होगी। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से एक का रिजल्ट आ गया है। पांडुरना नीलेश उइके कांग्रेस के प्रत्याशी 10,018 वोटों से जीत गए हैं। ये कहा कांग्रेस जो है छिंदवाड़ा को लेकर बड़ा मुतमिन रहती है, वो कमलनाथ का गढ़ है। अब तो पांडुरना अलग जिला बन गया है। हाँ, अब जिला बन गया है। बात पूरी कर दी। तो आदरणीय देखेंगे आप कि जब पूरा वर्ग नाराज, उसके बाद ये परिणाम आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित परिणाम है। सबको आश्चर्यचकित कर रहे हैं। हम तो हैं ही, हम तो शॉक्ड हैं ही, परंतु जो मतदाता है वो भी शॉक्ड है, और आप जैसे विद्वान एनालिसिस करने वाले लोग भी शॉक्ड हैं अंदर से। तो मंत्री ये परिणाम आ कहां से रहे? शॉक्ड हैं कि नहीं? आपको उम्मीद थी कि इतने ही आएंगे? हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि हमें मालूम है हम जनता के बीच में गए, और जब चुनाव के दौरान भी हमने जब जनसंपर्क किया तो वोटर का रुझान समझ में आता है, वोटर का मूड समझ में आता है, जो हमें समझ में आता था। इसीलिए हम भी 150 पार की ही बात करते थे। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हमें 125 या 30 सीटें मिलेंगी, हमने हमेशा कहा 150 पार। तो मैं समझती हूँ जो जनता के बीच में रहेगा उसे जनता आशीर्वाद देगी, जो जनता के सुख दुख में शामिल होगा उसे जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा। बाकी अजीत जी ने जो कहा था कि मोदी जी को और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को जो इल्जाम लगाए थे, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि आपके नेताओं ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया, कभी टंचमाल कहा, कभी आइटम कहा, कभी बच्चा पैदा करने वाली मशीन कहा। तो ये सब भारतीय नारी देखती है। हमारे नेता भारतीय नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं, उनको अपने माँ के रूप में पूजते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि आपने अभी देख ही लिया कि हम जनता को भगवान मानते हैं, तो ये सोच का बहुत बड़ा फर्क है, और आपकी सोच में बहुत बड़ा सोच का फर्क है। तो एक कमेंट में राजेश जी का लूंगा, फिर उसके बाद रायपुर फिर चलेंगे, और कुछ ब्रेकिंग भी शायद अवधेश के पास है। मैं कह रहा हूँ राजेश जी कि ये आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दा कुछ असर किया होगा? मोदी जी का ओन कर लेना, माने अपन हमेशा कहते थे ये बात कि बीजेपी ने बहुत इतने बड़े अपने तुरुप के की इमेज दांव पे लगा दी थी, तो वो असर करा होगा मोदी जी की ग्राह्यता के कारण ये नतीजे और लैंडस्लाइड की शक्ल में आए। देखिए प्रवीण जी, मैं एक बात कहूँ आपसे कि जीतता हुआ चुनाव कैसे हारा जाता है, आप ये कांग्रेस से सीख सकते हैं। और हारी हुई बाजी को कैसे जीत में पलटी जाए, और इतनी बड़ी जीत में पलटी जाए कि मेरे जैसा व्यक्ति भी जो है, जो 140 के आसपास कांग्रेस को भाजपा को ठहरा रहा था, उसके विजन से भी ज़्यादा निकल जाए, तो ये जो चमत्कार जो है ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना कि प्रियंका गांधी जब ग्वालियर आई थी तो उनके संकेतों को बहुत जल्दी भांप लिया अमित शाह ने, और उन्होंने जो है ये बाकी जो बड़े नेताओं को उतारा, सारी चीज़ की, मोदी को भी दांव पे लगाया। उन्होंने शिवराज की लाडली योजना जो उसके साथ में मोदी को क्लब किया, और एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो चुनाव लड़ा, तो उसने जो है जनता का जो एक रुझान था, जिसको कि कांग्रेस समझ रही थी कि जनता का जो शिवराज के खिलाफ जो है, जैसा अजीत सिंह जी भी बोल रहे थे कि माहौल है,
शिवराज की सरकार के खिलाफ माहौल है, उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया और कई जगह कन्वर्ट हो गया। तो वो जो है ना, वो शिवराज के प्रति जो एक वो जो एक नफरत का माहौल जो एक पैदा करके कांग्रेस सोच रही थी कि जनता में खुद ब खुद वोट दे देगी, उस मिथक को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तोड़ दिया। और शिवराज सिंह चौहान जो कि नफरत के पात्र नजर आ रहे थे, वो लोगों की लोकप्रियता के चेहरे बन गए। एक ब्रेकिंग देने के बाद फिर रायपुर चलेंगे कि सागर के खुरई से है भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वहां से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो कांग्रेस की प्रत्याशी रक्षा राजपूत से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं 11 राउंड के बाद। यानी यहां भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फेरबदल शायद नहीं होगा। अवधेश, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए जो लगातार आंकड़े आ रहे बहस के वैसे वो चौंकाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिकवर कर रहे हैं, लगभग 5,000 वोटों के मार्जिन के साथ वो आगे अब तक पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे करके जो उनका ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। संदीप जी, इस पे भी जरा टिप्पणी कर दीजिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री का सीट जिसे माना गया, जिनके चेहरे पे पूरा चुनाव इलेक्शन कैंपेनिंग हो गया, वो 5,000 की लीड लेके आगे चल रहे। अब उसमें अभी 10 राउंड की गिनती हुई है, 10 राउंड का और बचा है, लेकिन उस पर आकलन तो जब पार्टी जब इस सब का आकलन करेगी तो सब बात को देखेगी, सोचेगी, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी की बात नहीं है, कई और मंत्रियों की स्थिति ऐसी है, और क्या बोलना, कई वरिष्ठ विधायकों की स्थिति ऐसी है। तो इस बारे में अभी से कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल उचित जी, क्या आपको लगता है कि जिस पिन पॉइंट को लेके कांग्रेस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में आगे बढ़ी, वो पिन पॉइंट जनता को पिन नहीं कर पाया, वो जनता तक पहुंच नहीं पाया? कैंपेनिंग और कांग्रेस भाजपा की कैंपेनिंग में थोड़ा सा फर्क है। भाजपा बहुत एग्रेसिवली, मैं कहता हूं हमेशा से, भाजपा बहुत प्रोफेशनली पॉलिटिक्स करती है। वहीं पे कांग्रेस जो है वो एक पूरे के पूरे सेशन में ओवर कॉन्फिडेंस चली है। उन्हें लग रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, या कांग्रेस जो है फिर से दोबारा आएगी। लेकिन बिल्कुल उचित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आपने जिस प्रोफेशनल पॉलिटिक्स की बात कही, उसी का एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ में चुनाव के प्रभारी दोपहर 3:30 बजे रायपुर लैंड करेंगे। उनका शेड्यूल जारी हो गया, वो 3:30 बजे रायपुर पहुंच रहे। जिस प्रोफेशनलिज्म की बात आप कर रहे थे उचित जी, उसी के तहत से जोड़ कर देखा जाए कि जब तक आश्वस्त नहीं हो गए तब तक केंद्रीय जो प्रभारी थे, चाहे जो मंत्री थे, वो रायपुर आने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जी देखिए, आप सोचिए ना, पूरा का पूरा आप ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्रीय इकाई, मैं कह रहा हूं ना कि मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, ओम माथुर, जामवाल जी, मनसुख मंडाविया वर्सेस अकेले भूपेश बघेल थे। आप देखिए उन्हें जितना अपने केंद्रीय नेतृत्व से जितना साथ सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और लगभग 6 महीने जी, मैं फिर से आपको एक बार माफी के साथ रोकूंगा। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को मैं देना चाहूंगा। उचित जी, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा कि राजनांदगांव का अपडेट है कि डॉक्टर रमन सिंह 37,750 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। गिरीश देवांगन, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के न केवल क्लासमेट बल्कि कांग्रेस संगठन के एक बड़े नेता हैं, उन्हें राजनांदगांव भेजा गया चुनाव लड़वाने के लिए, और कांग्रेस ने दावा किया कि वहां के परिणाम चौंकाएंगे, और 37,000 वोटों से डॉक्टर रमन सिंह आगे चल रहे हैं। उचित जी जी देखिए, राजनांदगांव में भूपेश बघेल ने जितना वक्त दिया उतना वक्त उन्होंने पाटन में भी नहीं दिया। उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग ली, जिस तरीके से इनफैक्ट कांग्रेसियों के साथ साथ भाइयों से भी उन्होंने जो बातें की, जिस तरीके एक्चुअली वहां चुनाव जो है वो प्रतिष्ठा लड़ रही थी। राजनांदगांव वर्सेस रमन सिंह वर्सेस भूपेश की प्रतिष्ठा। आप चुनाव को इस रूप में देखिए, कोई देवांगन जी जो है कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, कोई बहुत बार के विधायक नहीं है, वो उनकी उपलब्धि केवल ये है कि वो भूपेश बघेल के मित्र है। तो वो उस जगह पे भूपेश बघेल ने उनको टिकट देके अपनी प्रतिष्ठा को ली थी। तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री 2 जगह से लड़ रहे थे, एक पाटन से और एक राजनांदगांव से। तो राजनांदगांव से 37,000 पीछे है भूपेश बघेल जी। बिल्कुल सही। और वहीं पे आप अगर 5,000 की लीड है, वर्तमान लीड जो आप कहे किसी सीएम के लिए, तो ये कहीं तो आप बाकी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सीट पे क्या हाल हो रहा होगा। आप वो सोचिए कि कांग्रेस का आपके जो सबसे बड़े चेहरे हैं। उचित जी, मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे मैं मरवाही सीट पे जरूर चाहूंगा।
1952 से लेके अब तक मरवाही एक ऐसा सीट छत्तीसगढ़ का रहा है जहां बीजेपी कभी भी लीड नहीं ले पाई है, और वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी इस चुनाव में प्रणब मुखर्जी लगभग निर्णायक वोटों से आगे चल रहे हैं। मरवाही सीट, जी देखिए, मरवाही की सीट ऐसी है कि जिसको कभी भाजपा मतलब सभी मित्र जो है वो कुछ तोड़ती नजर आ रही है। आप देखिए बिल्हा में भी ये परिवर्तन होता है। आपने देखा कि बिल्हा में एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस, बिल्हा में भी ये जो है होता है। तो मरवाही अगर जीत रहे हैं भाजपा, तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि मरवाही की सीट वो भाजपा की तरफ जाएगी। ऐसी 4 सीट थी जिसको भाजपा कभी जीत नहीं पाई। बाकी सीट का जैसे कोंटा भी उसमें एक शामिल है, इसमें भाजपा कभी आ नहीं पाई, लेकिन अभी भी हमारे कवासी लखमा जी जो है वहां से लीड कर रहे हैं। तो ये देखिए कि जिस तरीके से जो आपके बड़े चेहरे। अब बिल्कुल उचित जी, देखिए एक बड़ी खबर आ गई है, छत्तीसगढ़ में पहली जीत। उचित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पहली जीत प्रबोध मिंज के तौर पे भाजपा ने खाता खोला है। लुंड्रा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रबोध मिंज जो है वो निर्णायक वोटों से आगे हो गए, मतलब वो जीत चुके हैं। कांग्रेस से वो बीजेपी में गए थे। सबसे बड़ी बात ये कि पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से उन्होंने अपना दामन बदला, पाला बदला, बीजेपी में गए, बीजेपी ने उन्हें बाकायदा प्रत्याशी बनाया, और उसके बाद आज जो है वो जीत के वो आगे बढ़ गए हैं। प्रबोध मिंज महापौर भी रह चुके अंबिकापुर से, आज उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। हम सवेरे से देख रहे थे, लगातार प्रबोध मिंज आगे चल रहे थे। कांग्रेस दावा कर रही थी कि डॉक्टर प्रीतम राम का होल्ड बेहतर है उस क्षेत्र में, लेकिन प्रबोध मिंज ने कांग्रेस की इस मिथक को तोड़ा और वहां से एक बड़े मार्जिन के साथ वो चुनावी जीत के ओर बढ़े। मतलब ये मानिए कि लगभग वो जीत चुके हैं। मैं आपको रोकूंगा, जीत का सिलसिला यहां भी लगातार बीजेपी का चल रहा है। भोपाल की 2 सीटें गोविंदपुरा और हुजूर यानी रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौर दोनों चुनाव जीत गए। दोनों सीटें पहले से बीजेपी के पास थीं और इस बार भी बीजेपी ने वहां पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। गोविंदपुरा सीट कृष्णा गौर जीत गई और हुजूर से बीजेपी के प्रत्याशी जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं रामेश्वर शर्मा, वो जीत गए। ये एक बड़ा अपडेट है। एक बार मैं अजीत जी का थोड़ा सा रुख कर लेता हूं। अजीत जी, अभी मैं देख रहा था लगातार कि 12 राउंड की गणना के बाद कमलनाथ 19,932 वोट से आगे, जबकि अगर आप उस तुलना में देखें तो सुरेंद्र पटवा, हम उन्हें ऐसे फंसी हुई सीट मान रहे थे भोजपुर से, वो 26,000 वोट से आगे। तो इनके मैक्सिमम जीत वाले लीडर भी बहुत सारे हैं, आपके यहाँ मैक्सिमम भी नहीं पहुंच रहा वो इलाका जो आपका उनका गढ़ है। बिल्कुल यही आश्चर्यचकित करता है अपने आप को। जैसे अभी छत्तीसगढ़ का देख रहे थे, आप देखिए कि पूरे देश में एक क्रेडिबिलिटी है, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में क्रेडिबिलिटी है भूपेश बघेल जी की, परंतु उनका मार्जिन भी सिर्फ 5,000 वोटों से आ रहा है। आदरणीय कमलनाथ जी जिन्होंने छिंदवाड़ा को कहां से कहां पहुंचा दिया, उस छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का अगर 17,000 से आगे चल रहे हैं तो ये बहुत 19,000 से क्षमा करिए, तो ये बहुत ही कम मार्जिन है उनके लिए। मतलब वो तो 1 साइडेड होना चाहिए था। तो ये पूरे परिणाम जब अपने आप में आश्चर्यचकित करते, कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रत्याशी हैं, मैं तो बताऊंगा कि वो बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे जो हार रहे हैं, जो बड़े नाम हो गए, चाहे वो महेंद्र सिसोदिया हो, अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा हो। अब ऐसे प्रत्याशी जैसे माया सिंह जी का चल रहा है स्क्रीन पे, माया सिंह एक तरीके से मान लीजिए बिल्कुल एकदम से घर बैठी प्रत्याशी थी, उनको ये लाके दोबारा खड़ा कर दिया गया, उनको महापौर का टिकट नहीं दिया भारतीय। एक बड़ी ब्रेकिंग में दे देता हूं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जीत की बधाई दी है। बड़ी ब्रेकिंग है यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन करके मध्य प्रदेश में भारी जीत की बधाई दी है। बात पूरी करिए अजीत जी। देखिए, उसके बावजूद भी जब इस तरीके का अब सिनेरियो आ रहा है तो अपने आप में ये तो आश्चर्यचकित है। अब सबको तो हम क्या जादू कर दिया मंत्री, बता दीजिए। देखिए, जादू वही है, जनता भगवान है, जनता के लिए आपने काम किया, जनता के सुख दुख में आप शामिल हुए, उनके उत्थान का काम किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया, जो बुनियादी जरूरत थी उनको पूरा करने का काम किया दोनों सरकारों ने। तो मैं समझती हूँ कि हर वर्ग ने, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, हर व्यक्ति ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पक्ष में दिया है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस को ये समझना होगा
और अपना आत्ममंथन भी करना चाहिए कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो हमने जो बोया था वो हम काट रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आज परिणाम हमें सामने दिख रहे हैं, जो हमारे नेताओं ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की है, उसी का ये प्रतिफल है। अजीत जी ने जो एक बात कही थी कि इस इतनी आंधी में भी अगर जो नहीं जीत पा रहे हैं उनके साथ उनकी सद्भावना है, तो वो नाम आपको गिना देता हूं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रही है। 11 राउंड के बाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आतिफ अकील, ये 22,953 यानी तकरीबन 23,000 वोट से आगे। आलोक शर्मा है वहां बीजेपी कैंडिडेट। एक टिप्पणी ले लेते हैं राजेश जी की। राजेश जी, भोपाल पे आपकी टिप्पणी। देखिए, सवाल ये कि भोपाल में तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि भोपाल उत्तर और मध्य, क्योंकि एक बात समझ लीजिए प्रवीण जी कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता ने एरोगेंस और इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स को नकार दिया है। भोपाल उत्तर में जो है, और भोपाल उत्तर ही नहीं मध्य या जहाँ पर भी वो है, इस पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है वोट का, नंबर एक चीज़। और दूसरा एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि आने वाले दौर में जो एक सनातन की ओर जो है लोगों के बढ़ते कदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी उतना ही आगे बढ़ाएंगे। और जो पार्टी जो सिर्फ इसीलिए कांग्रेस ने मंदिर मंदिर जाना शुरू किया था कैंपेन, जो सिर्फ एक ही वर्ग के प्रति अगर अपन वो करके रहेगी तो उसका पिछड़ना तय है। मतलब मुझे याद है कि जमुना देवी जब 2008 में वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी, तब वो बता देती थी कि अब हमारे आदिवासी भाई भी ये बोलने लगे कि कांग्रेस पार्टी तो केवल एक वर्ग विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। तो ये मतलब आप ये समझिए कि जमुना देवी जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करती थी। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये छत्तीसगढ़ में हार का कारण आपके साथी लोग नहीं बता पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों के दौरान ईसाई धर्मांतरण और मुस्लिम धर्मांतरण बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। रायपुर दक्षिण की सीट जो है जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल जीते हैं, वहाँ 25,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया। इसीलिए ब्रजमोहन की सीट जो है आखिरी तक फंसी रही है और बहुत ही संघर्ष करते नजर आए। तो ये एजाज ढेवर जो वहाँ पर महापौर रहे हैं रायपुर में, उनके कारण ये एक बहुत दिक्कत हुई। और दूसरा मोहम्मद अकबर जिनको इन्होंने मंत्री बनाया था, उनने आदिवासी महिलाओं लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से शादी करा के धर्मांतरण किया। तो ये कारण जो है ये छोटे छोटे कारण होते हैं, लेकिन ये अंततः जाके जो कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ते। एक और ब्रेकिंग के साथ फिर चलेंगे अवधेश के पास कि क्या यहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट राय सिरोठिया कह रहे हैं वो सही है नहीं। ब्रेकिंग ये है कि रैली में 15 राउंड की गणना हो चुकी है। बीजेपी के जो गोपाल भार्गव है वरिष्ठ नेता, वो 57,193 वोट से आगे, यानी उनकी बम्पर जो जीत है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अवधेश, ओवर टू यू। हाँ भैया, कैसे देखिए 4 सीटों के अधिकृत परिणाम आ गए हैं कि 4 सीटों पे बीजेपी जो है वो जीत चुकी है। किरण देव सिंह जगदलपुर से जो है वो जीत चुके हैं, और उसके बाद भैयालाल राजवाड़े बैकुंठपुर से, अंबिका सिंहदेव वहां पे संसदीय सचिव कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में थी, लेकिन वो जीत के आगे निकल चुके हैं। वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले वो, और कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधों पे बिठा के टाइगर अभी जिंदा है के नारे लगाए। वो इसलिए लगाए क्योंकि 72 साल के उम्र में भैयालाल राजवाड़े ने अंबिका सिंहदेव को चुनाव हरा दिया है। इंद्र कुमार सबसे बड़ा उलटफेर, अभनपुर का जरूर जिक्र करेंगे। पूरा धान का बेल्ट, किसान कर्जा माफ, तमाम तरह की किसानों के वादे, लेकिन अभनपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता धनेन्द्र साहू जो है वो लगभग हार चुके हैं निर्णायक बढ़त के साथ। इंद्र कुमार अभनपुर से, वो भी काउंटिंग सेंटर से जुलूस के साथ वो निकल चुके हैं। रमन सिंह, जिसको लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें उनके ही मांद में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन 37,000 वोट के निर्णायक बढ़त के साथ डॉक्टर रमन सिंह भी आगे हैं। और बिल्कुल जिस बात का जिक्र लगातार भोपाल में बैठे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कर रहे हैं राजेश जी, तो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर जनता ने मन बनाया। हम पिछले दिनों जिस तरह से धर्मांतरण की बातें निकल के आई कि राजधानी रायपुर की घटना घटती है कि एक ईसाई समुदाय के एक धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनको बजरंग दल के लोगों के द्वारा झापड़ मार दिया जाता है। पूरा थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक को हटा दिया गया, लेकिन ठीक उसके पड़ेगा आपको। रोकने से पहले मैं एक अपडेट जरूर दर्शकों को दे जाता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में, जो अभी तक ऐसे लग रहा था कि पीछे हैं, अब 5357 यानी 5,357 वोटों से आगे हो गए। वक्त एक ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए BS TV।